हेलो एंड वेलकम टू बिटेनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं ज़िंदगी की दूसरी इनिंग। बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है यार। मतलब ये अपडेट सुन के आपको पता नहीं आप कैसे रिएक्ट करोगे क्योंकि मैंने जब ये अपडेट सुना तो मुझे लिटरली आंखें मलनी पड़ी। देखना पड़ा कि ये वाकई में सच है। तो मैं किसी तरीके का होपियम नहीं दे रहा हूँ, बट एट द एंड ऑफ द डे इस तरह के अपडेट्स बेयर मार्केट के अंदर अचानक आ जाएं, आउट ऑफ द ब्लू, तो ऐसा लगता है कि यार ये तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, अभी तो और कुछ बुरा एक्सपेक्ट किया था। राइट। तो खबर ये है यार कि आपने हमेशा ये देखा होगा कि सेंट्रल बैंक का भी कोई बॉस होता है। हाँ, होता है ना, गवर्नमेंट। तो बट गवर्नमेंट हमेशा सेंट्रल बैंक को ना थोड़ा सा ना पैरेलल चलाती है, उसको पूरी तरीके से उसके ऊपर हावी नहीं होती, बिकॉज सेंट्रल बैंक की ना अपने जो के आर ए हैं, जो उसको अचीव करना है, अगर गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा ना सेंट्रल बैंक्स पे, तो बड़ा इशू क्रिएट हो जाएगा। बट ऑब्वियसली दोनों ना टैंडम में काम करते हैं, दोनों मतलब एक दूसरे के सपोर्ट सिस्टम होते हैं, सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट। और दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं और दोनों एक दूसरे के बगैर ऑपरेट नहीं कर सकते। तो एक दूसरे की बात माननी ही पड़ती है, डिस्पाइट द फैक्ट कि अगर कुछ डिफरेंसेस भी हैं। बट फिर भी सेंट्रल बैंक्स को थोड़ी सी ना ऑटोनॉमी दी जाती है गवर्नमेंट्स के द्वारा। राइट। बिकॉज उनके हाथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, और वो है मॉनेटरी पॉलिसी। और मॉनेटरी पॉलिसी पूरी इकोनॉमी को ड्राइव करती है। लेकिन दुनिया के जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं, उनका भी कोई बॉस है क्या? उनका कोई बॉस नहीं है। लेकिन उनको गाइड करने के लिए तो सेंट्रल बैंक्स का भी एक सेंट्रल बैंक है, जो कि है बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट। राइट। तो BIS भी कहते हैं। तो BIS बेसिकली एक बॉडी है, एक तरीके का रेगुलेटर है, जिसके डिसीजंस इन्फोर्सेबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो वो डिसीजन ले लेगा तो सेंट्रल बैंक जो है उनको मानना पड़ेगा, लेकिन एक लाइट हाउस की तरह है, एक गाइडिंग लाइट है। जनरली सेंट्रल बैंक्स जितने भी हैं उनके काफ़ी सारे मेंबर्स BIS की कमेटी के पार्ट होते हैं। तो जनरली जब BIS कोई बात कहता है तो उस बात का बहुत हैवी वेट होता है, और सेंट्रल बैंक्स जनरली उन गाइडलाइंस को फॉलो भी करते हैं। तो इन्फोर्सेबल नहीं है, मतलब अगर BIS ने कह दिया कि ये होना है तो ऑब्वियसली वो, जैसे सपोज इंडिया का सेंट्रल बैंक है, वो मानता है नहीं मानता, इट इज़ अप टू देम। बट जनरली ये देखा गया कि BIS कोई बात कहता है तो बहुत रिसर्च और बहुत ही उसकी बात का कोई वेटेज होता है। और जनरली हमने देखा कि सेंट्रल बैंक जनरली उसकी बात मान लेते हैं। वो एक तरीके की गाइडिंग लाइट है। अब BIS ने जून जुलाई 2022 के आसपास एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया था। उस कंसल्टेशन पेपर में बोला था कि क्या क्रिप्टो एसेट्स को जो बैंक्स हैं, जो सेंट्रल बैंक्स हैं, क्या उनको रिजर्व के अंदर उन्हें इंक्लूड करना चाहिए। रिजर्व के अंदर का मतलब है कि जैसे सेंट्रल बैंक होता है, उसके पास फॉरेन रिजर्व्स होते हैं, गोल्ड होता है, और एसेट्स होते हैं अपने रिजर्व के अंदर, ताकि वो हेज अगेंस्ट दी इंटरनेशनल जो रिस्क हैं, जो मॉनेटरी रिस्क हैं, जो दुनिया भर में, जैसे यूक्रेन रशिया की वॉर हो रही है, करेंसी डी वैल्यू हो जा रही है। तो अपनी करेंसी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए काफ़ी सारे सेंट्रल बैंक्स अपने रिजर्व के अंदर काफ़ी सारे एसेट्स रखते हैं। तो BIS ये फिगर आउट कर रहा था कंसल्टेशन पेपर जून जुलाई में। उसने बोला कि भाई क्या हमें क्रिप्टो एसेट्स को रखना चाहिए कि नहीं। उस पर काफ़ी सारा स्टेक होल्डर्स ने रिप्लाई किया, मंथन चला, और फाइनली एक गाइडलाइंस आई हैं, जिसको आप ये कह लीजिए कि स्टैंडर्ड आया है। राइट। तो उस स्टैंडर्ड के अंदर ये बोला गया कि अब जो क्रिप्टो एसेट्स हैं, वो बैंक्स गोइंग फॉरवर्ड, सेंट्रल बैंक्स जो हैं, वो क्रिप्टो एसेट्स को अपने रिजर्व में इंक्लूड कर सकते हैं। और ये 2025 से ये इन प्रैक्टिस आएगा। तो 1 जनवरी 2025 से जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो क्रिप्टो एसेट्स को अपने रिजर्व में रख सकते हैं। अब कितना रख सकते हैं और कैसे रख सकते हैं उसको अब आगे सुनिए। तो सबसे पहले क्या है कि क्रिप्टो एसेट्स को जो BIS ने, उसने 2 भागों में डिवाइड किया। एक है ग्रुप 1 और एक है ग्रुप 2। राइट। ग्रुप 1 के अंदर जो उसने इंक्लूड किया, उसने इंक्लूड करा जो ट्रेडिशनल एसेट्स हैं उनको टोकेनाइज फॉर्म में वो इंक्लूड होंगे। तो जैसे सपोज करिए कोई गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हैं टोकेनाइज फॉर्म में, या शेयर्स हैं टोकेनाइज फॉर्म में, या कोई रियल एस्टेट है टोकेनाइज फॉर्म में, या कल को गोइंग फॉरवर्ड ETFs या और सिक्योरिटीज़ हैं जो टोकेनाइज फॉर्म में हो सकती हैं। तो जो भी टोकेनाइज फॉर्म में जो ट्रेडिशनल एसेट्स हैं, एक तो वो उसका पार्ट होंगे, और दूसरा उसके अंदर स्टेबल कॉइन्स। तो ये हो गया ग्रुप 1। अब ग्रुप 1 के अंदर स्टेबल कॉइन्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्रुप 1 को थोड़ा सा उन्होंने रिस्क फ्री ग्रुप बनाने की कोशिश करी है क्रिप्टो एसेट्स को। तो क्रिप्टो एसेट्स को 2 भागों में डिवाइड करा। एक है थोड़ा कम रिस्क, और एक जो है वो ज़्यादा रिस्क वाला। तो जो कम रिस्क वाले में ट्रेडिशनल टोकेनाइज्ड एसेट्स को इंक्लूड कर लिया,
और स्टेबल कॉइन्स को इंक्लूड कर लिया। स्टेबल कॉइन्स कौन से? स्टेबल कॉइन्स वो जो कि बैक्ड हैं जो रेगुलेटेड एंटिटीज और जिनके पीछे रियल एसेट्स हैं, जैसे यूएसडीटी, यूएसडीसी हैं, इनके पीछे एक्चुअल में डॉलर्स हैं, राइट। और कौन मेंटेन करता है? जो इनको इशू करने वाली कंपनीज हैं। तो वो स्टेबल कॉइन्स हो गए, राइट। तो स्टेबल कॉइन्स भी बहुत तरीके के हैं, लेकिन यहाँ पे बीआईएस ने बोला कि यहाँ पे वही स्टेबल कॉइन्स होंगे जिनकी रिडीमेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो ग्रुप 1 के अंदर ट्रेडिशनल टोकन एसेट्स और स्टेबल कॉइन्स जो कि बहुत ज़्यादा कंप्लायंट हैं, जिनकी रिडीमेबिलिटी सबसे ज़्यादा है और जिनके पीछे प्रॉपर एसेट्स की बैकिंग है, राइट। तो यहाँ नाम नहीं लिया यूएसडीसी यूएसडीटी का, बट मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया की जो सबसे रेगुलेटेड जो एंटिटीज़ हैं जो स्टेबल कॉइन्स को इशू करती हैं, उसमें सर्कल है, टेदर है और एक दो और हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि स्टेबल कॉइन्स ये इंक्लूड हो सकते हैं ग्रुप 1 के अंदर। और ग्रुप 2 के अंदर बोला कि ट्रेडिशनल टोकनाइज्ड एसेट्स तो होंगी, साथ में स्टेबल कॉइन्स होंगे, वो मैं आपको बता चुका हूँ। और तीसरे नंबर पे जो चीज़ होगी वो सारे क्रिप्टो एसेट्स होंगे जो कि बैक्ड बाय जिनकी कोई बैकिंग नहीं है, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है, जैसे कि बिटकॉइन है, इथेरियम है। तो यहाँ पे ये जो ग्रुप 2 है ये थोड़ा सा रिस्कियर ऐसे ग्रुप हो गया, और जो ग्रुप 1 हो गया वो थोड़ा सा कम रिस्की हो गया, क्योंकि वहाँ सिर्फ स्टेबल कॉइन है, बाकी क्रिप्टो एसेट्स नहीं है। लेकिन ग्रुप 2 के अंदर क्रिप्टो एसेट्स भी है जिनकी कोई बैकिंग नहीं है, जैसे कि डॉलर से बैकिंग होती है टेदर की। अब यहाँ पे ये बोला गया कि भाई कोई भी बैंक गोइंग फॉरवर्ड 2025 के बाद, जनवरी 2025 के बाद क्रिप्टो एसेट्स को अपने रिजर्व में शामिल कर सकता है, प्रोवाइडेड कि उसका जो एक्सपोजर होना चाहिए वो 1% से ऊपर ना हो, वो भी लाइकली ग्रुप 2 के अंदर। तो जैसे ग्रुप 2 के अंदर अगर कोई ग्रुप 2 में जो एसेट्स हैं अगर उनको अपने रिजर्व में रखता है तो उसके अंदर एक्सपोजर 1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और मैक्सिमम एक्सपोजर जो होना चाहिए वो 2% होना चाहिए। लेकिन अगर वो 1% से ज़्यादा जैसे ही बढ़ता है तो उसको बहुत सारा कंप्लायंस करना है, पहले से इंटीमेशन देनी है और बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। तो आइडियली आप ये लेके चलो कि 1% के आसपास, 1% जो है वो आप ग्रुप 2 के अंदर जो क्रिप्टो एसेट्स हैं उनको इंक्लूड कर सकते हो अपनी रिजर्व के अंदर, और ग्रुप 1 के अंदर भी आप मैक्सिमम 2% का आप एक्सपोजर ले सकते हो कस्टडी के अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रुप 2 के अंदर मैक्सिमम 1%, ग्रुप 1 के अंदर भी मैक्सिमम आप 2% तक का एक्सपोजर ले सकते हो। अब इस बात की अहमियत क्या है? इस बात की अहमियत ये है कि सबसे पहले जो बीआईएस ने उसने ये बोला कि 3 कंडीशंस मीट आउट होनी चाहिए। जो टोकनाइज्ड एसेट्स हैं, जो रियल वर्ल्ड एसेट्स हैं, वो तो ऑलरेडी रेगुलेटेड है। नंबर 2 स्टेबल कॉइन्स, वही जो सबसे ज़्यादा कंप्लायंट हैं, जिनकी रिडीमेबिलिटी सबसे ज़्यादा है और टाइम टू टाइम वो चेक करते रहेंगे। तीसरे नंबर पे कौन से क्रिप्टो एसेट्स को इंक्लूड करा जाएगा? क्रिप्टो एसेट्स वही इंक्लूड किए जाएंगे जिनकी 2-4 पैरामीटर्स है, जैसे कि पहले तो वही चेक करेंगे कि कोई बहुत रिस्क तो नहीं है, जैसे परमिशनलेस पब्लिक ब्लॉकचेन है, जैसे बिटकॉइन है, इथेरियम है, तो इसके रिस्क्स को वो स्टडी करेंगे। उसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि कौन सा क्रिप्टो एसेट इंक्लूड करना है। तो यहाँ उन्होंने किसी पर्टिकुलर क्रिप्टो एसेट का नाम नहीं लिया है, लेकिन मेरा ये मानना है कि वो बहुत सारे पैरामीटर्स पे उन्होंने वो वेरीफाई करेंगे। इनफैक्ट उन्होंने 2-3 पैरामीटर्स बोले भी हैं, जिसमें सबसे पहले मार्केट कैप बोला है, उस पर जो खरा उतरेगा। नंबर 2 प्राइस वॉलेटिलिटी क्या है, राइट। और नंबर 3 उन्होंने ये फिगर आउट करने की कोशिश करी है कि गोइंग फॉरवर्ड उसके उसका ओवरऑल उसमें यूज़र बेस कितना है और क्या उसकी स्ट्रेंथ है, क्या उसके फंडामेंटल्स हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए फिर वो डिसाइड करेंगे कि कौन सा क्रिप्टो एसेट जो है वो इंक्लूड करना है, राइट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि आप सोचो कि पूरे बैंक्स जो हैं उनके पास करीब 180 ट्रिलियन यूएस डॉलर वर्थ ऑफ कस्टडी है, जो फंड्स हैं। अब अगर उसमें वो 1% का एक्सपोजर भी लेते हैं तो 180 ट्रिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोजर हो जाएगा 1.8 ट्रिलियन यूएस डॉलर। 1.8 ट्रिलियन यूएस डॉलर अगर जनवरी 2025 से क्रिप्टो के अंदर आता है, और मुझे भी ऐसा लगता है कि क्रिप्टो एसेट्स में जो सबसे बड़े मार्केट कैप है जिनकी, जैसे बिटकॉइन, इथेरियम है, अगर इनको इंक्लूड किया जाता है तो आप सोच सकते हो कि ये कितनी बड़ी न्यूज़ है, कितनी पुलिश साउंड करती है। मैं कहता हूँ 1% भी नहीं, आधा परसेंट भी अगर आप पकड़ लो तो 0.9 ट्रिलियन यूएस डॉलर, मतलब 0.9 का मतलब 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर जो है फिर भी वो आराम से आ सकता है अगर आधा परसेंट एक्सपोजर भी लेते हैं बैंक्स। तो अभी अगर क्रिप्टो मार्केट की बात करी जाए तो वो 1 ट्रिलियन भी नहीं है। सोचिए 1 ट्रिलियन मार्केट कैप नहीं है, और हम बात कर रहे हैं 2021 में, 2025 में 1 ट्रिलियन के आसपास जो है क्रिप्टो एसेट्स में
बैंक्स एक्सपोजर ले सकती हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बुलिश न्यूज़ है। और दूसरी चीज़ ये कि BIS एक बहुत बड़ी संस्था है, सदियों से सेंट्रल बैंक्स को गाइड करती है, ये किस तरीके से बैंकिंग को और की गाइडलाइंस और बैंकिंग की पॉलिसी मेकिंग पे सेंट्रल बैंक्स को गाइड करती आई है। और अगर ये स्टेप उठाती है तो इससे एक लेजिटिमेसी आएगी, क्रिप्टो के प्रति जो रवैया है, जो नज़रिया है वो बदलेगा, थोड़ी सी नरमी आएगी। वैसे भी जो FTX का एपिसोड है उसने बहुत ज़्यादा इस इंडस्ट्री को और कोई ऐसी कसर नहीं छोड़ी है FTX ने कि जिससे इंडस्ट्री बदनाम रहने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आई थिंक ये जो न्यूज़ है और अगर ये इम्प्लीमेंट होती है 2025 से, तो गोइंग फॉरवर्ड it's a great news, and we will see that more such adoption and more such positive news will come going forward, right? So ये था आज का जो अपडेट है। और मैं हमेशा की तरह लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि हमारे जो वीडियोस हैं उनका सिर्फ एजुकेशन उनका पर्पस है, और किसी भी तरीके का वो होपियम नहीं है, और किसी भी तरीके का आपको फियर ऑफ मिसिंग आउट की फीलिंग नहीं देते। हम सिर्फ आपको एक एजुकेशन पर्सपेक्टिव से ये खबर सुनाना है, और ये किसी भी तरीके की फाइनेंशियल एडवाइस ना समझा जाए इसको, राइट? विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए बिटनिंग, और अगर पसंद आई न्यूज़ तो यार कमेंट करते जाइएगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं BIS का लिंक भी छोड़ दूंगा, जहाँ पे उन्होंने ये रिपोर्ट जारी करी, उसका भी लिंक छोड़ दूंगा। तो लाइक ज़रूर करते जाइएगा वीडियो को। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।